क्रोमोसोम्स माइटोटिक फेज़ में क्रोमाटिन की कंडेंसेशन से कैसे बनते हैं। लास्ट डिस्कशन में हमने इस फिनोमिना को, जिसे आमतौर पे कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग ऑफ डीएनए कहा जाता है, उसको हमने एक्सप्लेन किया। आज की डिस्कशन में हमारे पास बहुत से एस्पेक्ट्स हैं और हमें कोशिश करनी है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स इस थोड़े से टाइम में कवर हो सके। हमें देखना है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसका नोमेनक्लेचर क्या है। इसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, किस किस रेफरेंस में, किस किस एस्पेक्ट में वो वर्ड्स यूज़ होते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में सेल की सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। मसलन ये बैक्टीरियल सेल है, रॉड लाइक बैक्टीरियल सेल, और ये उसकी सेल वॉल और ये अंदर वाली लाइन सेल मेम्ब्रेन और ये बाकी सारी रीजन साइटोप्लाज्म है। इसके सेंटर में ये एक रीजन होती है जिसमें इसका होल डीएनए कंटेंट एग्जिस्ट करता है। दिस सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल is present in this region of cytoplasm. This region is called nucleoid. और ये क्या है? This is single circular chromosome. ये इस सेल का एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में ना तो उस तरह से सेंट्रोमियर है, ना उस तरह से क्रोमाटिड्स हैं। यानी कहा यह जाएगा कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम का मीनिंग क्या है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इस एक सेल, एक डीएनए के सर्कुलर मॉलिक्यूल को कहते हैं। इसकी टर्म्स, इसकी डिटेल्स उस तरह से नहीं हैं जैसे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के लिए हैं। सो इस एस्पेक्ट को हम यहाँ वाइंड अप ऐसे करते हैं कि न्यूक्लियोइड, क्रोमाटिन बॉडी, क्रोमाटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, या ये न्यूक्लियोइड की टर्म, ये तमाम वर्ड्स यूज़ होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के लिए, जो कि एक है। यहाँ से क्रोमोसोम की डेफिनेशन भी हो जाती है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो रेप्लिकेशन में खुद को रेप्लिकेट करे और जीन्स रखता हो, डीएनए का ये एक मॉलिक्यूल एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है। मैंने कई दफ़ा आपको ये बात याद करवाई हुई है। वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज वन क्रोमोसोम व्हेन सेल अंडरगोज डिवीजन। तो हम इसको एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, एक क्रोमोसोम को एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। ये क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ यूकैरियोट्स में वेरी करती है। मसलन यीस्ट में एक पेयर है, एक पेयर है, गलबन एक क्रोमोसोम है, यह क्या है। इंसान में 46 है, मॉस्किटो में यहाँ गलबन 6 लिखे हुए हैं। ये तादाद की जो लिस्ट है, ये आपने जो लर्न करनी है दो जगहों से। जो लोग इससे कंसर्न हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, चैप्टर 4 में न्यूक्लियस वाले टॉपिक में, और यहाँ ये कुछ जानदारों के क्रोमोसोम्स की तादाद लिखी हुई है। आपको वो नंबर पूछा जा सकता है, आपको पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर पूछा जा सकता है, सो आपको पता होना चाहिए। शुगर केन में गलबन 80 लिखे हुए हैं, और कुछ फर्न्स में, पौधों में ये तादाद 500 पेयर्स में लिखी हुई है। मैं ये ठीक कर दूं, ऐसे ही फिर कहीं गलती ना रह जाए। ये मॉस्किटो में 6 हैं, हनी बी में 32 हैं, कॉर्न में 20 हैं, शुगर केन में 80 हैं, माउस में 40 हैं, फ्रॉग में 26 है, इंसान में 46 है, और जो ये पेनिसिलियम है फंगस, इसके अंदर 1 पेयर है, यानी 2 हैं।
और फर्न्स में 500 पेयर से ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये तादाद की एक वैरायटी है। पेनिसिलियम फंगस दिया हुआ है, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 2 है, मैन में 46 है वगैरह वगैरह। और फर्न्स में दिस नंबर में बी ग्रेटर देन 500 पेयर्स। क्रोमोसोम की तादाद को हम कैसे मेंशन करें? वन सेट इज कॉल्ड वन प्लॉइड। क्रोमोसोमल नंबर के लिए वर्ड्स है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड वन प्लॉइड और एन। तो वो सेल जिसमें वन सेट हो वो हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड कहलाता है। इसको हम 1n लिखते हैं, स्मॉल n से भी लिखते हैं। 2 सेट्स हों तो वो सेल डाइप्लॉइड और डिप्लॉइड कहलाता है, 2n लिखते हैं हम इसको। तो ये जो जानदार हैं यूकैरियोट्स, आमतौर पर फंजाई को छोड़ के आमतौर पर डिप्लॉइड होते हैं। फंजाई भी हैप्लॉइड होते हैं, बैक्टीरिया भी हैप्लॉइड होते हैं, बाकी तमाम लाइफ फॉर्म्स आमतौर पर डिप्लॉइड होती हैं, लेकिन उनमें भी हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं। नंबर्स, उसके बाद हम सिंपली स्पीकिंग स्ट्रक्चर पर कुछ बात करें। क्रोमोसोम की ये 2 फॉर्म्स, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमाटिड्स शो किए जाते हैं, कब नजर आता है? ड्यूरिंग प्रोफेज एंड ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ये क्रोमोसोम जिसमें एक क्रोमाटिड शो किया जाता है, दिस अपीयर्स ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज ऑफ द सेल। इसकी ये रीजन, ये क्रोमाटिड है, जहाँ ये रीजन सेंटर में हम शो करते हैं, ये डॉट, ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डीएनए जो होता है हाईली रिपीटेड होता है। हाईली रिपीटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं, जो बेस पेयर्स होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब तो कोई 20 से 26 शायद वो तादाद जो जितनी मुझे याद आ रही, वो एक सीक्वेंस होता है, वो बार बार डीएनए में वही आता है, नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस। ये एक्सप्रेसिंग डीएनए नहीं होता। इस सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द प्रोटीन्स का एक कवर होता है, उन्हें कहते हैं हम काइनेटोकोर प्रोटीन्स। इनका काम होता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ जाना, यानी स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम को अटैच करवाना इस रीजन का काम है। और ये रीजन जहां सेंट्रोमियर और ये काइनेटोकोर है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। पिचका हुआ होना, कंस्ट्रिक्ट होना, दिस जनरेट्स टर्म कंस्ट्रिक्शन। तो ये जगह पिचकी हुई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सेंट्रोमियर बना। क्रोमोसोम्स की पहचान कुछ और रीजन से भी होती है जो क्रोमाटिड के अंदर पिचकी हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये रीजन पिचकी हुई है, अंदर की तरफ यूं कंस्ट्रिक्टेड है, सेंट्रोमियर के अलावा ये कोई जोन है क्रोमाटिड का, इस रीजन को हम कह देते हैं दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस की लोकेशन से हम क्रोमोसोम्स की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, उनको पहचान सकते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में होता क्या है? इसे NOR रीजन कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। दिस रीजन ऑर्गेनाइजेज द न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस में राइबोसोम बनने की जगह होती है, न्यूक्लियोलाई, उनको बनाने वाला डीएनए यहाँ से न्यूक्लियोलस में गया होता है, तो ये जगह कंस्ट्रिक्ट हुई होती है। डिटेल्स की ज़रूरत नहीं। तो क्रोमाटिड, सेंट्रोमियर, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये एनाफेज वाला क्रोमोसोम, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन,
ये तमाम वर्ड्स यूज होते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन में 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन, देयर आर ऑलमोस्ट 40% डीएनए मॉलिक्यूल्स, 60% प्रोटीन्स एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए, यानी काफ़ी मिकदार में जो डिटेक्ट की जा सके सिग्निफिकेंट अमाउंट में आरएनए होता है। क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल सेल की तमाम करैक्टरिस्टिक्स और जानदार की तमाम करैक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करने के लिए जीन्स रखता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बेस पेयर्स होते हैं। कहते हैं कि इंसान का जो जीनोम है उसमें मौजूद एवरेज क्रोमोसोम्स के डीएनए की लेंथ वो 5 सेंटीमीटर तक हो सकती पर क्रोमोसोम। ये कुछ रीडिंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने नोट्स को इससे ज़रूर फिल करोगे ताकि कुछ उसमें फैक्ट्स भी शामिल हो सके कॉन्सेप्ट्स के साथ। एवरेज लेंथ of human chromosome, this is about 5 centimeters. Base pairs per chromosome, नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स की तादाद 140 मिलियन BPs। और फिर लिखा है कि अगर आप इंसान के क्रोमोसोम्स में मौजूद बेस पेयर्स को सिर्फ मेंशन करना चाहें तो 280 प्रिंटेड बुक्स ऑफ 1000 पेजेस जितनी इंफॉर्मेशन और हर पेज पर 500 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? ATGC, 280 किताबें, 1000 पेजेस, 280 इंटू 1000 और हर पेज पर 500 बेसिस का नाम। तो इतनी ह्यूज इंफॉर्मेशन है ह्यूमन जीनोम में। ये जो कुछ डिटेल्स, इसी तरह एक जगह पर लेंथ लिखी होती है कि इंसान में एक सेल में, मैंने अभी बताया था 1.8 मीटर्स लेंथी मॉलिक्यूल है डीएनए का, 1.8 मीटर्स। 60 मिलियन सेल्स हैं हमारे। 60 मिलियन मतलब क्या? 60 लाख ज़रब 10 लाख, इतने सेल्स हैं हमारी बॉडी में। इन तमाम सेल्स के डीएनए की लेंथ, एवरेज लेंथ 1.8 मीटर्स। तो ये इतना ह्यूज मॉलिक्यूल है हमारे पास कि हम, वो जुपिटर लिखा हुआ है, वहाँ तक जा सकते हैं, फिर ज़मीन पे आ सकते हैं, फिर जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं, इतना फासला बनता है। सिर्फ एक इंसान के सेल्स के डीएनए की लेंथ इतनी, और ये सारे का सारा डीएनए फोल्ड होकर एक इंसान में जब माइटोसिस होने लगती है तो इस तरह के 46 क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाता है। 46 जमा 46, ये एक है उनमें से। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसमें हर मॉलिक्यूल की 2-2 कॉपीज है। तो इतना लेंथी मॉलिक्यूल डीएनए का इंसानों की बॉडीज में प्रेजेंट है। इनकी शेप्स, इनकी अक्रेंस के लिए कुछ टर्म्स यूज होती। एक टर्म यूज होती दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है? इट्स अरे ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद क्या है, उनकी तरतीब क्या है। आप स्टेनिंग करते हैं और हर जानदार के डीएनए को एनालाइज करते हैं, उसके क्रोमोसोम्स को आप सिर्फ माइटोटिक फेज में स्टडी कर सकते हैं। कहते हैं कि ये कैरियोटाइप, टाइप ऑफ न्यूक्लियस, कैरियन फॉर न्यूक्लियस। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इवन इन डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम इंडिविजुअल। कैरियोटाइप में हम शो करते हैं एक जानदार के तमाम क्रोमोसोम्स। आप कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग सर्च करें
आपको वो 46 क्रोमोसोम्स अलग अलग कलर्स के साथ, अलग अलग स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ इस तरह पेयर्स की फॉर्म में शो किए होंगे। मसलन ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, और चलते चलते फिर एक्स दिखाया होगा और आखिर पे वाई क्रोमोसोम दिखाया। इंसान के 46 क्रोमोसोम्स की इस तरतीब को, इस सीक्वेंस को, इस अरे को, अरेंजमेंट को क्या कह रहे हैं हम? दिस इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में बच्चों ये जो नंबर्स हैं क्रोमोसोम्स के वो यूं लिखे जाते हैं, 1 से 23 तक नंबर हैं हमारे क्रोमोसोम्स के। आप किसी बुक में नहीं देख सकते, नहीं बता सकते कि क्रोमोसोम नंबर 45 हो, 44 हो, 32 हो, 35 हो, 23 तक नंबर लिखते। यानी हर पेयर का एक नंबर है, हर क्रोमोसोम का एक नंबर नहीं है। इसमें क्रोमोसोम 1, 2 है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 ही कहलाएगा। ये दोनों होमोलॉग्स हैं एक दूसरे के। इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर भी अगेन हम मियोसिस में डिस्कशन करेंगे। कैरियोटाइप हमें न्यूक्लियस की टाइप बताती है, किसी जानदार के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स हैं और कौन कौन से क्रोमोसोम्स। फिर क्रोमोसोम्स की कुछ टाइप्स बयान की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। ये यूं होता है कि ये एक क्रोमाटिड है, इसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं है, इसे कहेंगे हम एसेंट्रिक। एक क्रोमोसोम है, उसमें 2 जगह पर सेंट्रोमियर बन गए, इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे डाइसेंट्रिक। अच्छा, ये दोनों एबनॉर्मल फॉर्म्स हैं क्रोमोसोम, ये नॉर्मल रेगुलर क्रोमोसोम्स नहीं है। अगर क्रोमोसोम के क्रोमाटिड की टिप पर हो सेंट्रोमियर, ये मसलन क्रोमाटिड है और ये इसकी टिप पर सेंट्रोमियर है, इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। अब मैं जिस तरह डिस्क्राइब कर रहा हूँ यही इनकी डेफिनेशन। अगर ये सेंट्रोमियर नियर टिप हो, टिप पर हो टीलोसेंट्रिक, नियर टिप हो तो एक्रोसेंट्रिक। दिस सेंट्रोमियर, दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। नियर एट टिप, नियर टिप, नियर मिड हो, ये मतलब थोड़ा सा लेंथी बना दिया है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं। मिड के करीब हो, इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और अगर मिड में हो, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर ऑफ क्रोमाटिड में हो, तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की टाइप्स, क्रोमोसोम की अरेंजमेंट, क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन, क्रोमोसोम के नंबर्स और क्रोमोसोम को डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, ये हमने डिस्कस। इन टर्म्स में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड टीलोमियर। सो व्हाट इज दिस टीलोमियर? टिप ऑफ क्रोमाटिड इज कॉल्ड टीलोमियर। ये जो एक क्रोमोसोम है, अच्छा ये जो है ना, ये वाली पोजीशंस, सेंट्रोमियर की पोजीशंस क्रोमाटिड के अंदर, दे डिटरमिन शेप ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। ये क्रोमोसोम आई शेप नज़र आएंगे, ये क्रोमोसोम्स जे शेप नज़र आएगा, ये आई शेप्ड है, ये जे शेप्ड है, जे यूँ लिखा जाता है, ये एक्रोसेंट्रिक, ये टीलोसेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक ये वी शेप्ड अपीयर होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। ये भी इनकी शेप्स बताई हुई साथ। अच्छा खैर, हमने टीलोमियर को डिस्कस करना है कुछ हद तक। आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टीलोमियर का ये डिस्क्रिप्शन, ये टिप ऑफ chromosome, mere for subunit, it's the subunit of this chromosome present at tip, tilo for tail और tip। इख्तिताम पर क्रोमाटिड की टॉप पर मौजूद। इसकी टिपिकल एग्जांपल यूँ दी जाती है कि जैसे आपके
शूज़ के लेसेस होते हैं और लेसेस के एंड्स पर प्लास्टिक का एक रिंग चढ़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम की टिप्स पर ये डीएनए होता है ख़ास किस्म का। इस डीएनए को टिप ऑफ क्रोमोसोम, टिप ऑफ क्रोमाटिड कहा जाता है। दिस रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर। इस टीलोमियर में भी सेंट्रोमियर की तरह हाईली रिपीटेड डीएनए होता है और वो हाईली रिपीटेड डीएनए का सीक्वेंस ये AGGT है। ये वर्टिब्रेट्स के लिए लिखा हुआ है विकिपीडिया पे। एक स्ट्रैंड में ये होगा तो दूसरी स्ट्रैंड में ये होगा। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में हाईली रिपीटेड डीएनए इस तरह से मौजूद होता है। बार बार हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये डीएनए रिपीट हो सकता है। ये डीएनए कितना रिपीटेड होता है उसके लिए भी एक रीडिंग है। कहते हैं कि ये 11 किलो बेस पेयर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। 11 kbps यानी 11,000 बेस पेयर्स लेंथ डीएनए और सीक्वेंस क्या है उसमें AGGT एंड TCCAA। दिस डीएनए इज कॉल्ड एज GC रिच डीएनए। इसमें ये दो बेसिस नाइट्रोजिनस बेसिस बहुत ज़्यादा अबंडेंस के साथ पाई जाती है, G और C, ग्वानोसिन और साइटोसिन। ये दो बेस पेयर्स बहुत अबंडेंट होते हैं। बाकी इसमें एडिनोसिन है और थाइमीन। अच्छा, कहते हैं कि इसके साथ कोई 2500 दफ़ा एट एन एवरेज 2500 टाइम्स एक और सीक्वेंस इसके आखिर पर होता है, इस रिपीटेड डीएनए के आखिर, दैट इज TTAGGG। दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एन ओवरहंग। ओवरहंग क्या होता है कि मतलब ये मार्कर की टिप है ना, तो इधर हम कोई धागा बांध के लटका दें, दिस वुड बी कॉल्ड एज ओवरहंग। यानी ये है क्रोमाटिड, ठीक, और ये है इसकी टिप, ये टीलोमियर के साथ है एक स्ट्रक्चर और ये TTAGGG डीएनए ओवरहंग की फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट करता है। 2500 टाइम्स रिपीट होता है। तो हाईली रिपीटेड डीएनए, इसका काम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? इस टीलोमियर का काम बच्चों क्रोमोसोम्स के इस रीजन के दरमियान रिकम्बिनेशन को रोकना। यानी जहां ये टीलोमियर होगा, देखो ना दो लेसेज हैं, आप उनकी टिप्स को उस तरह से नॉट नहीं लगा सकते जिस तरह आप टिप के अलावा वाली रीजन के दरमियान गांठ लगा सकते। दो लेसेज के दरमियान आप नहीं लगा सकते, उसके लगा के ना देखने लग जाना, मेरी बात मान, मुझ पे यकीन कर। लेसेज की टिप्स पे जहां प्लास्टिक का बैंड चढ़ा होता है उन जगहों के दरमियान नॉट नहीं लग सकती, तो जहां नहीं है वहां नॉट लग सकती। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान इस रीजन में रिकम्बिनेशन को रोकना इस डीएनए का काम। एक दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड्स की मिक्सिंग को, डीएनए को इकट्ठा होने से बचाना इसका काम। ये सिग्निफिकेंस के दो ही पॉइंट्स। और क्या है इसकी सिग्निफिकेंस? सेल की एज डिटर्मिनेशन। सेल के अंदर आप पढ़ते हो देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स फॉर ईच सेल। हर सेल एक खास तादाद में डिवाइड होता है। वो तादाद कहां से डिटरमिन होती है? दैट नंबर ऑफ डिवीजन्स इज डिटरमिन्ड बाय दीज टीलोमियर्स। और यहां हमने आना था, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन्स कैसे डिटरमिन करता है? अब एक टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की दो बहुत बड़ी फील्ड्स हैं। एक फील्ड है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स,
एक फील्ड है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अब जो है प्रोकैरियोट्स का प्रोसेस वो तो है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। या आप वही विकिपीडिया वाला पेज पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में इस तरह का रिपीटेड डीएनए मौजूद है जिसकी केमिकल कंपोजिशन इससे डिफरेंट है, उसको टीलोमियर कंसीडर किया जाता है। लेकिन आमतौर पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में टीलोमियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी कोई टिप ही नहीं होती, सर्कुलर मॉलिक्यूल। जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की टिप्स होती। अब डीएनए रेप्लिकेशन जब यूकैरियोट्स में होगी तो कैसे होगी? यहां तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी, इधर से होती हुई आएगी इस पॉइंट से यहां तक, इस तरफ से शुरू होगी, इस तरफ आएगी, यहां पर आकर मुकम्मल हो जाए। पूरे का पूरा क्रोमोसोम बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा और कोई पोर्शन इसका मिसिंग नहीं होगा रेप्लिकेट होने से। इस केस में ऐसा नहीं होता। जब रेप्लिकेशन यूं स्टार्ट होती इस तरफ और इस तरफ, टिप्स की रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो कहते हैं टिप पर चूंकि ये डीएनए होता है, टीलोमेरिक डीएनए होता है, ये टीलोमेरिक डीएनए यूकैरियोट्स में हर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, हर सेल डिवीजन के दौरान इसका आखिरी पोर्शन रेप्लिकेट नहीं हो पाता। अब वो रेप्लिकेट क्यों नहीं हो पाता को समझने के लिए कम से कम 40 मिनट का एक लेक्चर चाहिए। वो नहीं यहाँ पे डिस्कस। वो जब हम डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, जिन क्लासेस का वो टॉपिक है, उनको हम जब ये समझाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये पोर्शन क्यों नहीं रेप्लिकेट। किसी क्रोमोसोम की टिप रेप्लिकेट नहीं होती, उसका एक पोर्शन रह जाता है रेप्लिकेट होने से। तो जब ये रेप्लिकेट नहीं होगा तो डीएनए की टिप शॉर्ट होती जाएगी, ये टीलोमियर शॉर्ट होता जाएगा आफ्टर ईच सेल साइकिल, आफ्टर ईच राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इसका एक पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो जब जब इसका एक एक पोर्शन रिमूव होगा, ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते करते अल्टीमेटली अपने टीलोमियर्स खत्म कर बैठेंगे। और जब टीलोमियर नहीं होगा तो फिर ये क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। और क्रोमोसोम जब, क्योंकि इसको न्यूक्लियेसेस डाइजेस्ट कर देंगे, ये मिक्सअप हो जाएगा, दूसरों के साथ बाउंड हो जाएगा, ये डाइजेस्ट कर दिया जाएगा तो सेल खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एजिंग है। ये टीलोमियर्स एजिंग में क्या रोल रखते हैं? उन रोल्स में से ये एक रोल है कि सेल का टीलोमियर डाइजेस्ट होता चला जाता है और क्या होता है, सेल एजेड होता जाता है। उसके रेप्लिकेशंस की करने की सलाहियत, उसमें मौजूद रेप्लिकेशंस का काउंट डाउन होना शुरू होता है और ये रेप्लिकेट करने की सलाहियत खो बैठता है अल्टीमेटली। इतनी तो बात है सोमैटिक सेल्स की, बॉडी सेल्स जिनकी फाइनाइट नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स। कई सेल्स ऐसे हैं जिनमें टीलोमियर्स तो क्रोमोसोम्स पे हैं लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड करते रहते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उन सेल्स में जो डिवाइड करते रहते हैं, मसलन हमारे जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते, स्पर्म सेल्स बनते रहते। कैंसरस सेल्स मुसलसल डिवीजन करते। स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक पोटेंशियल रखने वाले सेल्स होते, थ्रू आउट लाइफ डिवीजन करते। उनमें टीलोमियर क्यों नहीं खत्म होता? उन सेल्स में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज टीलोमेरेज। ये टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है? ये इस पोर्शन को जो रेप्लिकेट नहीं हो पाता डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, इस पोर्शन को दोबारा सिंथेसाइज कर देता है आफ्टर ईच रेप्लिकेशन। और उन सेल्स के क्रोमोसोम्स हमेशा हेल्दी रहते और कभी भी उनके टीलोमियर्स का लॉस नहीं होता। ये टीलोमरेज पर सिर्फ एक लास्ट हिंट याद रखना है, दैट दिस टीलोमरेज इज नॉट अ सिंपल DNA replicating enzyme. It's not a DNA polymerase, rather it's
a reverse transcriptase enzyme। ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अमल से समहाउ, जो कि हम यहाँ नहीं सीख सकते, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अमल से इस टीलोमियर की दोबारा सिंथेसिस कर। तो इस टॉपिक को हम फ्लाज के साथ छोड़े, ऑनलाइन क्लास है ना, क्या करें इस टॉपिक को फ्लाज के साथ छोड़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम उसको लेके चले कि क्यों नहीं होता जी रेप्लिकेट टीलोमियर, और जिन सेल्स में होता है तो कैसे होता है। तो वो एक पूरा एक सेगमेंट है, पूरा एक डिस्कशन का टॉपिक है। खैर, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, बहुत सी चीज़ें स्किप कर दी हैं, बहुत सी टर्म्स शायद आपके नोट्स में वो दी हुई हैं, उनको भी पढ़ लेना। तो फिर इसके बाद हम जीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।